जय हिंद। देखिए, अभी जो पहलगांव में इतना दुर्दांत अपराध किया इन लोगों ने, हमारे निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को गोली मार दिया, ये हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर था। और अगर अभी पाकिस्तान के साथ एक छोटा मोटा युद्ध होता है तो इस स्थिति में किसका पलड़ा भारी रहेगा और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। हम लोग को पता था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। पाकिस्तान इसका ध्यान भटकाने के लिए, अपने फेल्योर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को करेगा, फिर भी हम लोग ने इसे इग्नोर किया। हालिया में रावलपिंडी में जो इसने बयान दिया था आसिम मुनीर की, हम अलग हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि हम मुस्लिम बाकियों से अलग हैं, ये बात हकीकत है कि हम इंडियन मुसलमानों से तुम्हारा कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि शेर और सुअर में कोई तुलना नहीं होता है। इसके अलावा टेरिफ वार भी चल रहा था, इसे भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उतना ध्यान से नहीं दिया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर इंटेलिजेंस ने कहा था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हमला हो सकता है। अप्रैल के जब दूसरे सप्ताह में हमला की इतनी सटीक जानकारी थी, फिर भी जब यहाँ पे पर्यटक थे, यहाँ पर इस बसरान घाटी में, यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं था, ना ही एक कोई पुलिस का जवान था, ना ही कोई मिलिट्री थी यहाँ पर। इसके अलावा जब यहाँ पे दुर्घटना हुई, जब आतंकवादियों ने गोली मारा, तो उस समय लगभग आधे घंटे बाद नीचे से आर्मी आ रही है या फिर पुलिस आ रही है। आधा घंटा में तो कोई पर्यटक को तो गोली वगैरह चलाने आता नहीं है, और ये पूरी घाटी खाली थी, कहीं छुपने का भी जगह नहीं था, वहां आराम से गोली मार दिया गया। कुछ लोगों की तो मृत्यु केवल ब्लड लॉस की वजह से हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस भी 1.5 घंटा बाद आई थी। तो वहां जब इतने बड़े पर्यटकों का स्थल था, इतने हजारों की संख्या में पर्यटक थे, तो सरकार क्या कर रही थी? आखिर इतना इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी अगर ये आपका भी फेल्योर है, तो सरकार कितने लोगों को सस्पेंड की? हालांकि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों में सस्पेंड नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का गलती उजागर हो जाती है। लेकिन आपका गलती उजागर ना हो, इसके लिए आप किसी को सस्पेंड नहीं कीजिएगा, तो आगे फिर ऐसी घटनाएं होंगी यहाँ पर, और इस घटनाओं को ये सब फिर से दोहराएंगे सब। देखिए, इसमें करना क्या चाहिए, बिना लोकल के सपोर्ट किए ये नहीं हुआ होगा। तो जो लोकल इनके स्पाई के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सेना जो है पब्लिकली सजा दे, सबके सामने जितनी कठोर सजा हो सकती है उतनी कठोर सजा दो। लेकिन वैसे कश्मीरी जिन्होंने पूरे तन मन से भारत के लिए अपना जान तक इन्होंने निछावर कर दिया, ऐसे कश्मीरी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे वो कोई भी कश्मीरी भाई हो, चाहे वो नजाकत अली हो जो टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे थे, लगभग 11 लोगों को बचाएं, चाहे वो माजिद खान ड्राइवर हैं जिन्होंने लगभग 6 लोगों को बचाया, चाहे सैयद हुसैन आबिद हो जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आतंकवादियों से M4 राइफल छीन लिए, ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। हालांकि मीडिया में ये सब चीज़ों को दब गए हैं, क्योंकि जब ये दिखाएंगे तो पाकिस्तानियों का भी मनोबल टूटेगा। पहले ऐसे लगता था पाकिस्तानियों को न कि कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, अब ऐसा नहीं है। हम तो महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद देते हैं, एक नाथ शिंदे जी का, जिन्होंने ऐलान किया है कुछ पुरस्कार राशि देने के लिए ऐसे परिवार को, और इनका टूटा हुआ मकान भी बनाने की वो बात कहे हैं। देखिए, इस बार का मामला थोड़ा अलग था। जब ये हमला हो रहा था, तो इससे काफ़ी दूर श्रीनगर है, इससे काफ़ी दूर श्रीनगर का लाल चौक का एरिया हमेशा चहल पहल रहता है। लेकिन वो एक हफ्ते तक श्रीनगर की सड़क शटर डाउन रहा, ये दिखाने के लिए कि ये लोग इस घटना में शहीद हुए लोगों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जमा मस्जिद के इमाम ने भी पूरे खुल के मंच से भी कहा था कि इस तरह की किसी भी घटना को पाकिस्तान अगर अंजाम देता है तो इस सब चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बार भारत में इस चीज़ों को एकता देखने को मिली है। लेकिन जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो इनको भी कश्मीर के एरिया में कुछ बागान होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट के बागान हो सकते हैं, केसर के हो सकते हैं, या फिर सेब के हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें अलॉट कर सकती है, या गवर्नमेंट इन्हें पुरस्कार दे सकती है, जिससे कि बाकी के लोग प्रेरित हो गए। कोई DM SP क्यों बनना चाहता है? क्योंकि देखता है कि समाज में उसकी इज्जत है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से, जो पहाड़ पे चला नहीं जाता है, अपने पीठ पे लेकर बच्चे को लेकर भागे हैं लोग, ऐसे लोग को जब हम समाज में पुरस्कृत देंगे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, लोग पत्थर चलाना छोड़ के ऐसे कामों में आएंगे। सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जो ये बहन को सोचिए क्या बीत रहा होगा, ऐसे शहीद हो गए जो यहाँ पर, इन लोगों को कश्मीर में ये घूमने आए थे पर्यटक बनकर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को एक एरिया सरकार को अलॉट कर देना चाहिए कि ये उन्हीं लोग के लिए एरिया अलॉट रहेगा। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए उनके परिवार के लिए ये एरिया अलॉट कर दिया जाएगा। और हर साल 22 अप्रैल को हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक फिर उसी जगह पर जाएं, और उसी घाटी पे जहां पे आतंकवादियों ने गोली चलाया था, वहां हम लोग दोबारा खड़े होकर लाखों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की गान गाएं और अपना राष्ट्र गान गाएं, और ये दिखा सके आतंकवादियों को कि तुम्हारे गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे हौसले अभी भी बुलंद है, तुम्हारे कायराना हरकत से हम नहीं है, औकात है तो हमारी इंडियन आर्मी से लड़ लो यहाँ पर। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये आतंकवादी सब चाहते क्या है, ये आतंकवादी क्या चाहते हैं। तो देखिए, ये आतंकवादी अगर चाहता तो इनको गोली मार दिया, इनकी वाइफ को भी मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। कहा
कहा कि तुम मतलब पूछा कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, धर्म पूछ के मारा। ये जानता था कि ये बात जब समाज में जाएगी तो ये इन आतंकवादियों का मकसद है कि भारत को इंटरनल तोड़ दिया जाए। देखिए एक्सटर्नल लड़ाइयां हम लड़ सकते हैं, इंटरनल टूट जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जानबूझ के गोली मार दिया और इन्हें छोड़ दिया ताकि समाज में ये बात फैले, ताकि एक दूसरे से नफरत बहुत ज्यादा फैले। लेकिन उसी समाज में ये नहीं जान रहा था, जैसे आबिद जैसे लोग भी थे, उसी समाज में नजाकत अली जैसे लोग भी थे जिन्होंने इन पर्यटकों को निकालने का काम किया। और इतनी बड़ी घटना में जहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है भारत में, और पूछ कर कि तुम हिंदू हो कि नहीं और गोली मारा गया, फिर भी इस समाज में, इस देश में एक भी दंगा होने नहीं दिया गया। जो बताता है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे भारत और सनातन संस्कृति में जो ये जो चीजें हैं, इतना ये इन सबों की तरह नफरती ये जो आतंकवादी बन रहे हैं सब, इन सबों को तो वर्दी पहनने का भी अधिकार नहीं है। इन लोगों को बताइए धर्म जाति पूछ के कौन हत्या करता है किसी का? तो ये यही चाहता है कि हम लोग इंटरनल डिस्प्यूट में फंस जाए। दूसरा क्या चाहता है? कोई ना कोई तो इसका मकसद होगा। दूसरा ये चाहता है कश्मीर से पर्यटक हट जाए, इसीलिए ताकि कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो युवाओं को अपनी ओर ये खींच सकता है। लेकिन हम लोगों को आगे प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी, ताकि पर्यटन में कभी भी कमी आने नहीं दिया जाए। क्योंकि कश्मीर में जब से पर्यटन बढ़ा है, 370 हटा है, तो जो कश्मीरी को ये लोग 10,000 12,000 दे के पत्थर चलवाते थे, आज वो कश्मीरी पर्यटक में कोई नाव ले जा रहा है, कोई गाइड बना हुआ है, कोई घोड़े से किसी को घुमा रहा है, कोई अपना वहां दुकान चला रहा है। ऐसे करके कोई भी कश्मीरी छोटा मोटा बिजनेस करके 25-30 हजार रुपया अपने कमा रहे हैं। धीरे धीरे जब वो सेटल्ड हो जाएंगे तो अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने लिए कुछ गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, फिर उनकी लाइफ होगी। तो वो कश्मीरियों को समझ में आएगा कि पाकिस्तानी उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको लगने लगेगा कि नहीं, हमको ये सब आतंकवादी पत्थर नहीं चलाना है, हमारा हंसता खेलता परिवार है। तो भारतीय सेना, भारत सरकार और 370 हटने के बाद बड़ी मेहनत से हम लोग ही गए। आज कश्मीरियों में पत्थर चलाने वाला इन चोटों को मिल नहीं रहे हैं सब, क्योंकि वो पर्यटन में एक दूसरे से घुले मुले हुए हैं सब। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशन में आके, गुस्से में आके हम लोग इस सब इन आतंकवादियों के ट्रैप में फंस जाए। इस ट्रैप में हम लोग को नहीं फंसना है। अब जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में था, इसके तहत क्या था, इन यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का पानी का अधिकार मिल गया था पाकिस्तान को, और सतलज, ब्यास, रावी, इसके पानी का अधिकार मिला था इंडिया को। वो भी हम लोग इसका पूरा यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत ने इनमें बहुत सारे डैम बना दिए। सलाल डैम, बेलगिहार, दुलहस्ती, किशन गंगा परियोजना, कई सारे डैम बना दिया। अब इसमें इतनी भयानक घटना हुई थी, इसलिए भारत सरकार ने इन डैम के पानियों को रोक। हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पानियों को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके, लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने बाद धान बोने के टाइम आएगा, और जब हम धान बोते हैं तो धान में ज्यादा पानी चाहिए, उस समय बांध की पानी रोक दे और जो धान की फसल है ये नष्ट हो जाए, धान की फसल नष्ट हो जाए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और उस पानी को रोके रखे, और जब ये पानी जाएगा, ठंडी का दिन आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, तो गेहूं बोने का टाइम आता है, गेहूं को ज्यादा पानी देंगे तब नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पनिया छोड़ दे, धान को सुखा के मुआ दे, गेहूं को भिगा के खत्म कर दे। इन भिकमंगों को जब आटा खरीदेगा 600 रुपए किलो, तब समझ में आएगा कैसे तड़पा तड़पा के। देखिए हमारे मासूम जनता, मासूम लोगों को गोली मारे हैं सब। जो पर्यटक थे इन्होंने कोई गलती नहीं किया तो उन्हें मारे थे सब यहाँ पर। इसलिए हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सूद समेत उनको लौटा दिया जाए। बच्चा बच्चा पूछे कि अब्बा, पापा, मम्मी, आटा इतना महंगा क्यों हो गया, तब समझ जाएगा कि पानी रोक दिया है भारत वहां पर। ये करना चाहिए। और यहाँ पर बांध का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इन बांध को रेगिस्तान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी के पैरेलल कई नहरें बना के रेगिस्तानी एरिया में भर देना चाहिए। यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है, तो हम ये पानी अपने दुश्मन देश को क्यों दे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, हालांकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम है, रेगिस्तान में हम लोग को इन पानियों को भेज देना चाहिए। और जो भी पानी जो यहाँ पाकिस्तान जा रहा है उसको जब हम इधर डाइवर्ट करेंगे तो इस एरिया में, पंजाब और राजस्थान की इस एरिया में जो कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग है, कार्टून बनता है, कागज बनता है, ये सब में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। 2014 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा पानी की खपत किसमें होती है, कागज एवं लुगदी उद्योग, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ था। तो इस एरिया में कागज वगैरह का उद्योग डालना चाहिए जिसमें पानी की हैवी खपत है, वैसे एरिया में नहीं डालना चाहिए जहां पानी कम है। हालांकि यहाँ पर हम लोग उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, वरना इन पानियों को हम लोग दिल्ली की ओर भी मोड़ सकते हैं। वो मोड़ने के लिए जो सिस्टम आता है उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। ये देखिए
ये एक्वाडक्ट है, ये एक्वाडक्ट के रास्ते हम पानी को मोड़ सकते हैं। और एक्वाडक्ट के रास्ते अगर हम दिल्ली यमुना में ले आ दें और यमुना में तेज गति से छोड़ दें तो यमुना नदी में जो गंदगी की समस्या है वो तेज बहाव के कारण बह जाएगा और आगे एक लोहे की जाली लगा दे जिससे कि जो प्लास्टिक है, कूड़े करकट है, उसे हम रोका जा सकता है और पूरा का पूरा पानी साफ हो जाएगा। यमुना साफ के लिए देख रहे थे, यमुना साफ करने के लिए जोड़ देंगे नदियों को तो यमुना आराम से साफ हो जाएगी, बहाव के साथ आगे बढ़ जाएगी यमुना नदी। पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, वो पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है, यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे जिससे कि बिजली ही ना बन पाए, और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को ही रोकना जरूरी होता है। जितने भी बड़े पुल होते हैं, जितने बड़े मेजर पुल हैं, इन पुल को अगर गिरा दिया जाए तो पुल को गिरा देने की वजह से ट्रेन भी नहीं चल पाएगी यहाँ से और ना ही कोई बड़ी गाड़ियां जा पाएंगी। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पे अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई ही करते रह जाए। देखिए, कश्मीर से ही ज्यादा घुसपैठ इस होने का एक बड़ा कारण ज्योग्राफिकल टेरेन है। वहां ज्योग्राफी की जो बनावट है, एक पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है और इस पे इतने घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि हाथी छुप जाती है इन जंगलों